डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? सिद्धार्थ बताओ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या डिस्कशन किया था हमने? उसका मतलब उसके फीचर्स या फिर प्रोसेस जो क्या होता मतलब। है, व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? सो अच्छा, वो डायरेक्ट मेथड्स है ना, एक्सटर्नल हाँ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है ना ये, हाँ। अलग अलग। हाँ, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बेसिकली जो क्या कहते हैं जो जॉब्स होती हैं वो क्या कहते हैं पहले तो ये मेथड सूटेबल होता है जो अनस्किल्ड होते हैं या फिर हाँ, सेमी स्किल्ड होते हैं, गुड, जो वेरी गुड, थोड़ा हाँ, लोअर लेवल के लिए होते हैं। ठीक और ठाक। इसमें क्या कहते हैं, अगर मैं कल के हिसाब से बताऊं तो आपने कहा था कि इसमें एज अ क्या कहते हैं एज अ वो जॉब्स की लिस्ट ऐसे चिपका दी जाती है और उस हिसाब से मतलब वैसे, और मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, बस ऐसा हाँ नोटिस ऐसा टाइप का लग जाता है और फिर जो भी जिनको भी जॉब चाहिए होती है वो क्या कहते हैं एज असेंबल हो जाते हैं एक स्पेसिफाइड हाँ डेट को, और हाँ वो क्या कहते हैं और वो ऑन द स्पॉट फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है उस हिसाब से। हाँ, है ना? तो ये जो पढ़ो, एग्जैक्टली यही चीज लिखा है। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस ऑन द गेट ऑफ देयर फैक्ट्री और वर्कशॉप इंस्टेड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब वॉक्स इन फॉर इंटरव्यू। दिस मेथड इज एक्सटेंड अनस्किल के लिए होता है। ठीक है। तो ये है। इशिता बेटा, सब अच्छी तरह पढ़ लेना, इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, है? ठीक है। ओके सर। सिलेक्शन। तो इससे पहले हमने क्या टॉपिक खत्म किया? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, है ना? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि बंदे, हमने एडवर्टाइजमेंट करते हैं और मतलब क्या कहते हैं, वहां तक का प्रोसेस होता है कि भाई हमने लोगों की एप्लीकेशंस और ये सारी, मतलब हमने कैंडिडेट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं और उन्होंने अप्लाई कर रखा है, ये सारे प्रोसेस को या इंटरनल प्रोसेस को, इंटरनल भी जो भी अगर कोई है तो उसका एक लिस्ट बन जाती है कि हाँ भाई इंटरनल के लोग, इंटरनल के वो है लोग जो कि हम लोग उनको प्रमोट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। ये सारी चीजें, यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो मेरा रिक्रूटमेंट का होता है। अभी हमने उनमें से किसी को जॉब नहीं दी है, समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि हमने सिर्फ एडवर्टाइज करके उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया, एक नॉट शॉर्टलिस्ट, एक सिर्फ एक वो बना दी सारी चीजें कि ये बांटा दिया कैंडिडेट है। कर ली। हाँ, ये कैंडिडेट है। और क्या कहते हैं, एक डेटाबेस टाइप बन गया, एक लिस्ट बन गई, जो कि हमारा, जो हम क्योंकि एडवर्टाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है उस टाइम पे, है ना? भाई जब तक अच्छे लोग हमें हमारी कंपनी में अप्लाई नहीं करेंगे तो कंपनी को अच्छे लोग नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना? यस सर। तो इसलिए वो प्रोसेस, वहां तक का प्रोसेस रिक्रूटमेंट का है। अब इम्पोर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन का। सिलेक्शन में क्या होता है कि जो जो जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनको हमें सेलेक्ट करना होता है। और एक सेलेक्ट कैसे करना होता है, एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी होती है, एक पर्टिकुलर तरीके का प्रोसेस होता है जिसके बेसिस के ऊपर हम उनको सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव तो चलाई, अब हम उनमें से जो हमने जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट जो उस जॉब क्या कहते हैं पोजीशन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता हो और उसमें हमें हमारे हमारे जजमेंट के हिसाब से वो सबसे सूटेबल है और मोस्ट प्रॉमिसिंग है, उसको हम सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट, यू रिमेम्बर सर, मैंने वर्ड किया सेलेक्ट यूज है, तो इसी को सेलेक्ट कहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यही है। तो सिलेक्शन पर क्या है, एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन organization receive large number of applications, selection process being at this stage by screening the applications। ठीक है, क्या कह रहा है, एज द रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन receives large number of application and selection process begins at this stage by screening the applications। स्क्रीन का मतलब समझते हो बेटा? वो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से हैं। नहीं, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? देखना।
हाँ, यस, मतलब ये कि स्क्रीन करते हैं कि एक एप्लीकेशन उठाते हैं और देखते हैं हाँ ये हम इसको बुला सकते हैं या ये हमारी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करा, तो उसको एक साइड रख देते हैं। एक दूसरी एप्लीकेशन उठाते हैं, देखते हैं अरे यार इसको तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही प्रूव नहीं हो रही, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरी एप्लीकेशन उठाते हैं, अरे इसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है था ना, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर तीसरी चौथी एप्लीकेशन, हाँ ये बंदा भी ठीक लग रहा है, इसके अंदर की क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, ये भी उसको क्या कहते हैं अलग, उसके अलग वो स्टैक बना लेते हैं, अलग ढेरी बना लेते हैं। उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। फर्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग होती है। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन को हमने स्क्रीन किया है? तो in selection the number of rejected applications is generally more than the selected candidates. That is why screen selection is considered a negative process. वो हम आगे इस पे आएंगे, पर आप ये समझ लो पहले बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। जो आपके पास एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आई हैं, उसका हम फर्स्ट लेवल पे एक स्क्रीनिंग वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी जैसे देखो ना, इसमें कहता है इन सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म्ड व्हिच आर गिवन बिलो। ठीक है, तो सिलेक्शन के क्या क्या प्रोसेस हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला प्रोसेस है, मतलब कि आपने अनक्वालिफाइड, जैसे अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपने अलग कर दिया क्योंकि वो तो आपकी किसी काम के नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। रिपीट करना। हाँ, देखो बेटा ऐसा होता है, मैंने 100 एप्लीकेशन रिसीव करी हैं, तो अब क्या होता है, नॉर्मली कोई बंदा मेरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है। चलो मैं एक एज्यूम करता हूँ कि पेपर में ऐड निकला और मैंने उसमें पेपर में सब मेंशन कर दिया था न्यूज़पेपर में कि भाई बंदे के इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और क्या कहते हैं इसकी इतनी मतलब हम इतनी मतलब इतनी सैलरी ब्रैकेट का बंदा चाहिए हमें, ये सारी चीजें हमने जो है उसकी क्या कहते हैं मेंशन कर रखा है उसने अपने, वो हमने अपने एडवर्टाइजमेंट में किया। अब एक कैंडिडेट है, उसने कहा यार मैं तो क्वालिफिकेशन, तो इनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने तो बीटेक मांगा है और मैं तो क्या कहते हैं सिर्फ बीसीए हूँ, है, तो चलो देख लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। उसने एप्लीकेशन डाल दी। ठीक है, अब जब एप्लीकेशन जो बंदा, सारी एप्लीकेशन एक बंदे के पास आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं देखेगा ना कि किसको हमें आगे फर्दर उसके साथ परस्यू करना है, उसको बुलाना है, उसका टेस्ट लेना है, जो भी करना है वो। अब हर एक का बंदे का तो हम टेस्ट और स्क्रीनिंग करेंगे नहीं, हर एक बंदे को तो हम इंटरव्यू के लिए और इसके लिए बुलाएंगे नहीं, बिकॉज तो भीड़ लग जाएगी। तो हम तो जो एचआर वाला बंदा है वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई ऐसा तो नहीं जो बंदा अनक्वालिफाइड हो या लेस क्वालिफाइड हो या लेस एक्सपीरियंस हो उसने भी अप्लाई कर दिया है, तो उन एप्लीकेशंस को वो रिजेक्ट कर देता है और वही एप्लीकेशन के कैंडिडेट की प्रोसेसिंग आगे फर्दर करता है जो उसके जॉब के मिनिमम क्वालिफिकेशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हों। समझ में आया बेटा, दोबारा बताऊं? नो सर, समझ आ गया। मतलब ये स्क्रीनिंग ही तो हो गया स्टेप। ये स्क्रीनिंग है, हाँ, और क्या, तभी तो ये वर्ड है ना, देखो स्क्रीनिंग, इसी को स्क्रीनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को कि भाई कौन क्वालिफाई कर रहा है फर्दर आगे आगे बढ़ने के लिए, कौन नहीं कर रहा है, इसको स्क्रीनिंग बोल देते हैं। फर्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग कर दी ना, देख लिया आपने कि हाँ यार ये कैंडिडेट ठीक है, चलो इसको हम बुलाएंगे। ये कैंडिडेट बेकार है क्योंकि ना तो एक्सपीरियंस इसके पास हो रहा है, ना क्वालिफाइड है पूरा, तो उसको हम अलग कर देते हैं, है ना। क्लियर हो बेटा? यस सर। सिद्धार्थ, क्लियर हुआ तुम्हें बेटा स्क्रीनिंग का प्रोसेस? हाँ सर। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद आपने क्या किया कि जो अनफिट और अनक्वालिफाइड वो अलग हो गए। तो क्या होता है कि कभी कभी ना इतने लोग अप्लाई करते हैं, मान लो एक जॉब पोजीशन के लिए 300 एप्लीकेशंस आई। अब 300 में आप देखते हो यार ये तो इसमें तो 60% तो अननेसेसरी उन्होंने जस्ट लाइक दैट अप्लाई कर दिया है, तो वो सिर्फ 40% को ही क्या कहते हैं फिल्टर करते हैं।
ठीक है ना, बाकी सारे को रिजेक्ट कर देते, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते। समझ गया बेटा? यस सर। अब हाँ, अब उसके बाद क्या होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिपेंड करता है कि किस लेवल का हम लोग पोजीशन है, और ऑर्गेनाइजेशन को कितनी जल्दी है वो लेने में। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करती हैं कि सिलेक्शन टेस्ट रखती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सीधा इंटरव्यू के लिए बुला देती हैं। नॉर्मली ये जो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है वो सीनियर लेवल पोजीशन पे होता है, पर जो आपका सिलेक्शन टेस्ट वगैरह होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट भी कई तरीके के होते हैं, उसमें हम आएंगे अभी। वो नॉर्मली जहाँ पे स्किल चाहिए होती है, उसकी स्किल को जज करने के लिए उसके या लिटिल लोअर लेवल के सुपरवाइजरी लेवल के सॉरी सुपरवाइजरी लेवल पे और असिस्टेंट मतलब मैनेजर से या मैनेजर से नीचे के लेवल के लोगों के ऊपर हम लोग रिटन टेस्ट लेते हैं। ऑफिसर लेवल पे जितने हैं ना उनके हम क्या कहते हैं रिटन टेस्ट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। और स्पेशली जहाँ पे आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा है क्या कहते हैं, और उनको ऑल ओवर इंडिया लेने हैं बंदे, 2 बंदे यहाँ लेने हैं, 5 बंदे क्या कहते हैं साउथ में लेने हैं, 3 बंदे नॉर्थ में लेने हैं, इस तरीके से तो वो क्या करते हैं, एक रिटन टेस्ट रखते हैं। अच्छा, अब देखो रिटन टेस्ट कैसे होते हैं बेटा कि क्या कहते हैं, जिसमें द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्स टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। द टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी कंडक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कंपनीज कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट। डिपेंड करता है कि कैसे क्या कहते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अपने बंदे के का सिलेक्शन करना है। और ये दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं तो सबको इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसको फर्दर स्क्रीनिंग करने के लिए, ये भी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस ही तो है, क्योंकि जो टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वही आगे जाएगा इंटरव्यू के लिए। यस और नो? है ना? अच्छा। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा प्रोविजनरी ऑफिसर्स का रिटन टेस्ट होता नहीं होता, आईएएस का रिटन टेस्ट होता नहीं होता, आपने देखा ना रिटन टेस्ट होते नहीं होते हैं, अच्छा। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से रिटन टेस्ट होते हैं। अब रिटन टेस्ट कैसे होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना? हाँ, तो उसकी डिसीजन मेकिंग और जजमेंट की क्या कहते हैं हम कैपेबिलिटीज जज करते हैं इंटेलिजेंस आईक्यू से, और एप्टीट्यूड टेस्ट से उसकी हम स्किल्स देखते हैं कि क्या वो नई नई चीजों को सीखने के लिए उसके अंदर उसके वो कैपेबल है या नहीं है, और कितनी जल्दी वो नई नई चीजें सीखेगा। अब ये चीज को टेस्ट करने के लिए हम कैंडिडेट के सामने एक कुछ क्वेश्चंस रखते हैं। देखो, मैं आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ कि भी आते हैं कि भी क्या कहते हैं इसमें से विच ऑफ द लोअर बॉक्स बेस्ट कंप्लीट द सीरीज ऑफ द टॉप। अब ये मतलब कि उसने क्या किया कि ए बी सी डी दे दिया, वो कह रहे कि भैया इसमें बताओ कौन सा फिट होएगा यहाँ पे, है ना? आपका उसने यस आईक्यू सर। टेस्ट कर रहा है वो, है ना? अब देखो विच नंबर कंप्लीट्स द नेक्स्ट सीरीज, सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 शेप्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो बच्चे का क्या कहते हैं आईक्यू टेस्ट कर रहा है ना? और ओके सर। हाँ, और क्या कहते हैं वो जो दिखाऊं मैं तो दूसरे वाले टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिखाता हूँ। तो ये तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगा ना? तो सर इससे आईक्यू कैसे चेक होगा मतलब? हाँ, गुड क्वेश्चन, बताता हूँ, तो वापस उस पर आता हूँ, स्क्रीन पे फिर बताता हूँ। अब देखो बंदा कितना इंटेलिजेंट है ना? देखो, हमने अभी जो क्या कहते हैं कहाँ गया वो, प्रेजेंटेशन, हाँ हाँ, ये जो हमने हाँ, जो हमने आईक्यू का के लिए क्या समझते हैं आईक्यू से, कि उसका उसके उसका उसको उसको जज करने की पावर कितनी अच्छी है उसकी, या डिसीजन लेने की पावर कितनी अच्छी है, कितना करेक्ट जजमेंट लेता है वो। क्योंकि आप जब भी अपनी एक सिचुएशन में
आपको नॉर्मली अपनी लाइफ में देखो जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक कोई चीज जज करनी पड़ती है, उसका डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं? जजमेंट का मतलब कि आप जज करते हो, हाँ इसका ये पॉजिटिव्स हैं, ये माइनस हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक उसका जो प्रोसेस है वो समझने का कि ये जो क्वेश्चन है जिससे मैंने आपको दिखाया अभी, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है ये? यस सर। हाँ, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वो आपके सामने आप देख एक सिचुएशन रख देते हैं और देखते हैं कि अब आपने क्या डिसीजन लिया, क्या जजमेंट रहा आपका। जैसे कि उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे को कि भाई तुम ये पैटर्न देखो, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे इस तरीके से आया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे जो फिगर आएगी वो कौन सी आनी चाहिए? विच ऑफ द लोअर बॉक्सेस बेस्ट कंप्लीट्स द सीरीज ऑन द टॉप। मतलब ऊपर की जो सीरीज है वो क्या कहते हैं कैसे कंप्लीट होगी, बताओ। उसको पूछ रहा है कि यहाँ पे ये ए आएगा, या यहाँ पे बी आएगा, या यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है कि अपने अंदर इस चीज को समझ रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये क्रॉस है, फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं एक हाफ सर्कल को हाफ में डिवाइड कर रखा है, और फिर इसके बाद ये आया। तो और इसमें क्या, इसमें डिफरेंस क्या है, इसने बीच की लाइन उड़ा दी है ना? यस सर। बीच की लाइन उड़ा दी तभी तो ये आया है। तो अब इसमें अगर हम क्या कहते हैं बीच की लाइन उड़ाएंगे तो कौन सी फिगर आएगी बताओ? ऑप्शन सी। सी। सी आएगा बेटा, सी आएगा ना। सर बीच की लाइन हटा, ओके ओके, ओ हॉरिजॉन्टल वाली हटा, यस है ना? ठीक है ना? अब देखो तुम लोग ने दिमाग लगाया ना कि भाई तुमने देखा यार क्या डिफरेंस है, और वही चीज तुमने जजमेंट में फिर अपना डिसीजन ले लिया कि तुमने जज किया पहले। फर्क समझ रहे हो बेटा? सर। इंटेलिजेंस में उसका दिमाग लग रहा है ना, उसने दिमाग लगाया कि यार अच्छा इस और इस फिगर में क्या फर्क है, मुझे बीच की लाइन गायब है इसके अंदर। तो जब इसकी और इसके आगे की सीरीज की बात करूंगा तो उसमें बीच की लाइन गायब होनी चाहिए, है ना? तो उसने कहा अच्छा हाँ ये वाला सी होती है करेक्ट। तो उसने एक डिसीजन ले लिया, उसके एक जजमेंट जज किया चीजों को और एक डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसका आईक्यू टेस्ट। इसी तरीके से सीरीज है 9, 16, 25, 36, वो कहेगा यार इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अरे यार ये तो स्क्वायर रूट बन रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 49। हाँ 49, है ना? तो ये कैसे हुआ, जज कैसे किया तुमने? तो उसमें तो कहीं स्क्वायर वर्ड लिखा नहीं था, लिखा था कहीं? नो सर। तो फिर ये तो आपने अपने आप ही निकाला ना, है ना? यस चलो सर। हम टेस्ट की बात, मतलब मैं तो सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक हमें एग्जांपल नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना? यस सर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के भी एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। तो अब तुम देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी जो क्या कहते हैं हमने क्या कहा था कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या चीज चेक करते हैं कि बच्चा जो है या कैंडिडेट जो है वो नई स्किल्स को कैसे जल्दी से जल्दी लर्न कर पाएगा, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है या नहीं है। वो तब पता चलती है जब उसकी एक सिचुएशन के सामने होती है, और वो हम देखते हैं कि उसमें उसका बिहेवियर कैसा है, हाउ क्विकली द कैंडिडेट लर्न्स न्यू स्किल एंड न्यू मेथड्स, है ना? तो जो कि आगे चीजों में चाहिए होगा उसको नई स्किल्स, जब ऑर्गेनाइजेशन आप काम करते हो तो नई नई चीजें आती हैं, नए नए मेथड्स आते हैं, तो क्या वो जल्दी उसके अंदर पोटेंशियल है नई नई चीजों को सीखने का? अगर है तो उसको टेस्टिंग के लिए हम कैसे करते हैं, ये वाला टेस्ट, ये वाला है। अब देखो इसके अंदर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर वो कहता है कि क्या कहते हैं कमल पॉइंटेड अ फोटोग्राफ एंड सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, हाउ इज द लेडी इन द पिक्चर रिलेटेड टू कमल। मतलब उसने एक आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ऐसा है, तो अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 6 members of a family this sit together, M is the son of a, you आपको रिलेशनशिप आपके दिमाग में उनका वो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बेस पे आप ये कहते हो कि हाँ भाई क्या कहते हैं इसका ये आंसर होगा। तो
जो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आप नई नई चीजों को, नए नए मेथड्स को आपके अंदर सीखने की काबिलियत है या नहीं है। अगर आपके अंदर नई काबिलियत है तो फिर बेकार है, फिर मतलब, है ना। तो इस तरीके से इनके इस सारे एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जांपल दे रखा है मैंने, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई कौशल एंड माया स्टार्टेड द बिजनेस इतने पैसे से, फाइंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस ना। भाई अब देखो थोड़ा मैथ्स भी आ गया है, थोड़ा इस तरह से ना, इस तरह के क्या कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाते हैं, है ना। चलो ज्यादा टाइम इसमें नहीं इस्तेमाल करते, बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड में फर्क लोगों को, बच्चों को नहीं पता चलता, इस वजह से बताया तुम्हें। ठीक है, अगर क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। सर एप्टीट्यूड टेस्ट लेने से क्या फायदा होता है? कि आपको पता चलता है कैंडिडेट की उसकी लर्निंग स्किल्स कितनी है, नई चीजों को लर्निंग की स्किल्स है भी या नहीं है, ये जो कुछ सीख रखा है बस उसी पे कन्फाइंड है वो। मतलब हमें ये जज करना होता है कि जब नई उस बंदे के अंदर न्यू स्किल्स, अब फॉर एग्जांपल पहले मैनुअली काम होता था, इसके बाद कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो नई स्किल है ये। तो अगर बंदे का एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा हुआ है, अच्छा करता है वो, तो हमें पता चला कि हाँ यार बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो नई नई चीजें सीख सकता है, नए मेथड सीख सकता है। समझ गया बेटा? नहीं क्लियर हो रहा? देखो आईक्यू क्लियर हो गया, जो सॉरी इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो गया। यस सर। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, बंदे का एप्टीट्यूड देखते हैं, उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं, क्या कहते हैं अपनी जॉब के लिए, जो उसके मेंटल लेवल को डिफाइन करेगी। अभी हम आगे उसकी एक्चुअल स्किल पे, टेक्निकल स्किल की बात नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं कि माइंड कितना फर्टाइल है, कितना क्या कहते हैं मैच्योर्ड है, कि वो नई नई चीजों को सीख सके, नई नई स्किल्स को वो अपने अंदर क्या कहते हैं डेवलप कर सके, है ना। तो ये टेस्ट करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। कि मतलब इंटेलिजेंस में तो हो गया कि वो कितना भी किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकता है और कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में कि वो कितनी नई नई चीजें कितने में सीखेगा और उसकी माइंड की कितनी पावर है हाँ हैंडल करने की बिल्कुल, हाँ चीजों को। नई 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 न्यू स्किल्स को सीखने में वो कितना, मतलब कितनी जल्दी सीखेगा, सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, ये चीज होती है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट से ही आती है। हो सकता है किस बड़ा बंदा इंटेलिजेंट हो पर नई नई स्किल्स में नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट में वो उतना नहीं है, उसका लेवल है ना। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा अब दो तो हमने टेस्ट बता दिए तुम्हें, अब एक क्या कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब देखो बेटा, हर बच्चे का, हर कैंडिडेट का बिहेवियर अलग अलग होता है ना, क्योंकि हर ह्यूमन अलग अलग है। तो जो बंदों का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कैंडिडेट जो है इंटेलिजेंट भी होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, पर उसका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उसको लेगी? सर नहीं लेगी ना। तो क्या कहते हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो बंदे का क्या कहते हैं बिहेवियर हम टेस्ट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। दिस टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि हमने बंदे का क्या कहते हैं अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें, तो हम इसके अंदर उसकी क्या क्या चीजें जज कर लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसकी अप्रोच कैसी है किसी भी चीज को करने के लिए। इसके मतलब दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब क्या कहते हैं जैसे बंदे के सामने एक सिचुएशन रख देते हैं और उसमें चार ऑप्शन रख देते हैं, गलत और सही कुछ नहीं होता उसके अंदर सिर्फ उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, क्या कहते हैं थिंक कर रहा है उसके अंदर, उनसे उस सिचुएशन के अंदर। तो उनमें से वो कुछ एक चार में से एक ऑप्शन टिक करता है, तो उससे पता चल जाता है कि बंदे का ब्रेन कैसे काम कर रहा है। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट का कोई एग्जांपल मैं देखो कोशिश करूंगा, बट जैसे
मतलब कोई भी सिचुएशन सामने रखी है, उसके अंदर 2-3 चीजें पॉजिटिव रख दी और 1-2 चीजें नेगेटिव रख दी, तो बंदा जिस पर टिक करेगा उससे उसका हमें पता चल जाए कि हाँ वो उसके पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका या नेगेटिव एटीट्यूड है। थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? मैं दोबारा रिपीट करूं? साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर है। को, हाँ, पर्सनैलिटी सर टेस्ट। हाँ सर जैसे कि हमने एक सिचुएशन क्रिएट करी हाँ कि मतलब जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे चोट लग गई, और इसमें हाँ हमने पॉजिटिव रखी कि बहुत ही पेशेंटली रिएक्ट करना है, और एक दूसरी चीज रखी कि उस मतलब थोड़ा वैसे घबरा के हाँ, अगर वेरी संभाल गुड। नहीं पाते वैसे। बट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें तो पता चल, मतलब चाहे हमें मन में वो नेगेटिव वाला ही आ रहा हो, बट पढ़ के तो हम पॉजिटिव वाले को ही टिक करेंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अच्छा, अब तुम्हारा मतलब ये है कि ये ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इसमें बंदे के अंदर तो कुछ होता है लेकिन वो पॉजिटिव ही टिक करता है, ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ। क्या होता है बेटा, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, वो घुमा फिरा के 3-4 बार वही सेम चीज पूछते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि पहले बंदे ने क्या कहते हैं टिक किया तो वो उसका थिंकिंग अलग थी, मतलब उसके थिंकिंग में कुछ और था बट उसने टिक कुछ और किया है। ये काम टेस्ट में जो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो उसके अंदर ये लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये निकाल लेते हैं। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। लोग तो पॉजिटिव लिखेंगे कि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ, जैसे तुमने एग्जांपल दिया, तो भाई हाँ वो क्या कहते हैं वो मतलब नॉर्मली सेंस इस तरह से करते हैं कि भाई हाँ दे हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट सम एक्सीडेंट, और क्या कहते हैं ऑफ हिज फ्रेंड है, बट नॉट अ मेजर वन है। तो अब तीसरा, अब बंदा कहेगा ओके, मैं सोच मतलब थिंकिंग ये हो सकती, नो नो दे मस्ट बी वेल एंड मेडिकल एड हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। थर्ड, सेकंड, नहीं दे आर वेरी सीरियसली इंजर्ड एंड नो वन इज देयर टू सपोर्ट देम। इस तरीके से 4-5 ऑप्शन उन्होंने टिक कर दिए। तो जो बंदे के दिमाग, मेरा नॉर्मली तो क्या होता है कि इन इन टेस्ट में टाइम बहुत कम होता है, तो जो बंदे के दिमाग में आता है फट से टिक कर देता है, वो उसको इतना टाइम देते नहीं है कि वो ज्यादा सोच पाए, है ना? तो ये एक तरीके का एक टेक्निक होती है, तो इन लोगों को ये समझ में आ जाता है साइकोलॉजिस्ट को, तो वो उसमें दैट यू डोंट वरी। बट उस अभी ये समझ लो, ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ये मतलब बंदे का एटीट्यूड टेस्ट कर, बिहेवियर इशू, उन सबको एड्रेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये रखे जाते हैं। और किसी भी बंदे का अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बिहेवियर टेस्ट के ऊपर, पर्सनैलिटी टेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है? तो द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज आल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। मोटिवेशन लेवल भी टेस्ट कर लेते हैं उसके कि बंदा मोटिवेटेड है नहीं है। एक इसको इसके सामने सिचुएशन दे दी कि भाई क्या कहते हैं, यू आर इन अ जंगल एंड क्या कहते हैं यू हैव लॉस्ट, सो राइट 5 सेंटेंसेस आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, है ना? कि एक सिचुएशन में आप तो, अब कुछ लोग लिखते हैं जी मैं तो मतलब खो गया, रात हो गई, फिर जानवर आ गए, मैं डर गया, ये वो इस तरह से लिखेंगे। दूसरा बंदा लिखता है कि नहीं, वहीं पे ही मेरे को क्या कहते हैं एक बंदा मिलता है, उसने मेरे को डायरेक्शन दे दी और मैं जंगल पार कर गया। अब देख, दोनों के एटीट्यूड में फर्क नजर आ गया तुम्हें बेटा? सर सिद्धार्थ, यस सर। क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में आया तुम्हें इस एग्जाम्पल से, क्या समझ में आया तुम्हें? तो इसमें क्या होता है कि जो एक जो होता है वो उसका क्या होता है कि वो खो जाता है, ओके। और दूसरा दूसरा को एक बंदा मिल जाता है, उसको डायरेक्शन मिल जाता है। हाँ तो तो इससे ये पता चलता है कि है, जो दूसरा है? इसमें क्या इस एग्जांपल था कि एक बंदा होता है, जो पहला बंदा होता है वो खो जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट में। और जो दूसरा बंदा होता है वो उसको कोई मिल जाता है और फिर वो उसकी डायरेक्शन से निकल जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो दूसरा बंदा है ना, वो काफी पॉजिटिव थिंकिंग का है, और
वो क्या कहता है ऐसा किसी भी चीज का मतलब ऐसा ऐसा गिव अप नहीं करता, वो ट्राई करता है उस यस, चीज से निकलने के वेरी लिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव एटीट्यूड है ना निशिता, है ना, समझ गया ना बेटा? यस सर। हाँ, तो ये होता है ना। चलो, हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारा करना है? ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में क्या करते हैं कि भाई बंदे की स्किल टेस्ट करते हैं कि ये क्या कहते हैं, जो उसका जो जिस काम जो चीज को काम करना है उसमें उसको वो काम आता भी है या नहीं है। जैसे डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेस्ट होते हैं तो कोडिंग करा के देखते हैं कि बंदा कोडिंग कर भी पाता है नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। फिर एक उसका होता है इंटरेस्ट। ये समझ में आएगा? ट्रेड टेस्ट समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट, या दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन व्हिच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, एज ऑल द पीपल हैव फैसिनेशन फॉर सम जॉब और द अदर। कभी कभी लोग इंटरेस्ट टेस्ट भी कर लेते हैं, बहुत कम होते हैं इंटरेस्ट, कि भाई हाँ आपका इंटरेस्ट कितना है, किसी की जो आपके एग्जिस्टिंग जॉब में इंटरेस्ट है भी या नहीं, आपके क्या एस्पिरेशंस है, आप क्या बनना चाहते हो। कि सपोज करो वो क्या कहते हैं बंदे को मैकेनिकल फैक्ट्री में जॉब मिली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो फ्लाइंग में है, तो थोड़ा सा मिसमैच सा है ना, कि भाई कहाँ तो फ्लाइंग करना चाहता है, वो पायलट बनना चाहता है, और कहाँ वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन करेगा फैक्ट्री के अंदर। तो मिसमैच टाइप लगता है। तो उसका मतलब इससे जजमेंट ये होता है कि भाई ठीक है, बंदा कैंडिडेट और बाकी कैंडिडेट का अगर जिसका इंटरेस्ट ही इसी में, आप कोई कहे कि मेरा इंटरेस्ट जो है कि जी मैं कुछ क्या कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट में कुछ नई नई चीजें लेके आऊं, जो मार्केट में नई नई मशीनरी चली उसको भी मैं अपने यहाँ लाऊं, वर्सेज एक दूसरे का इंटरेस्ट है कि मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ जी आगे मैं। तो फर्क है ना। तो जो 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 कंपनी है वो उस बंदे को प्रेफर करेगी ना जो फैक्ट्री प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए जॉब है, वो उसका इंटरेस्ट है कि मैं हाँ मैं अपनी जॉब में ये करना, बनना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन हेड बनना चाहता हूँ। ये तो उसी से रिलेटेड है। वेर एज कम्पेयर टू कैंडिडेट जो कहते हैं मैं तो फ्लाइंग करना चाहता हूँ, है ना। तो फर्क है नहीं है? राइट। हाँ। चलो आगे चलते हैं। तो अब जब क्या कहते हैं हमने बंदे की स्क्रीनिंग कर ली, टेस्ट रिटन टेस्ट कर लिया, फिर हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जो बंदे क्वालिफाई करते हैं उन तो हम उनके, अब ये सब टेस्ट लेने के बाद, अब जैसे मैंने कहा था 300 बंदे थे, उसमें से क्या कहते हैं कुल 40% वैसे ही रिजेक्ट कर दिए हैं, 30% बचे, 60% बचे। 60% में उन्होंने लेट से अनदर 30% और हटा दिए। मतलब क्या कहते हैं जितने 120 कैंडिडेट्स बचे थे तो उसमें से 60 उन्होंने और हटा दिया, एलिमिनेट कर। रादर क्या कहते हैं उसमें से 120 में से अबाउट क्या कहते हैं 30 कैंडिडेट्स ही रखे, बाकी सबको हटा दिया, या 20 कैंडिडेट ही 20 कैंडिडेट्स ही रखे, बाकी सबको हटा दिया। बस उन्होंने कहा कि नहीं हम टॉप 20 लेंगे, क्योंकि हम टॉप 20 को ही क्या कहते हैं उनका हम इंटरव्यू करेंगे। अब इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है कि क्या कहते हैं आप 1-to-1 बंदे से बात करते हो, आप देखते हो बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, जो कुछ उसने उसमें अपने रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस उसकी कैसी थी, है, और ये सारी चीजें जो है आपके उसको नॉलेज कितनी है जो उसने लिखा है पेपर में अपने, वो और जो वर्सेस वो जो कह रहा है उसमें कितना मैच है, मिसमैच है, क्या है, वो चीज आप कैंडिडेट को एक तरीके से इंटरव्यू में उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखते हो उसका, है ना, कि उसकी नॉलेज कितनी है, ये सब देखते हो आप उसके अंदर। देखते हो नहीं देखते हो इंटरव्यू? आप लोगों ने अभी तो इंटरव्यू फेस नहीं किया है, बट जब आप अभी आप आगे उसमें जाओगे तो आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। कैसे फेस करना पड़ेगा? आपको बुलाएंगे वो, और फिर आप 3-4 लोग सामने बैठे होंगे, फिर एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे। आपसे पूछेंगे बच्चे जी आप अपने बारे में कुछ बताओ, फिर आप बताओगे कि जी हाँ मैं यहाँ पढ़ता था, मैंने ये कर रहा है, ये मैंने इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, ये है वो, आप जैसे जो इस तरीके से बताओगे, है ना। तो उसको बोलते हैं इंटरव्यू, है आमने सामने, फेस टू फेस, क्या कहते हैं कैंडिडेट को पैनल के सामने 5-6 लोग होंगे, उसको इंटरव्यू पैनल बोलते हैं। उसके सामने उसको सब एक एक मतलब एक एक करके लोग सवाल पूछते हैं उससे, कभी कोई पूछ लेते कभी कोई पूछ लेता है। ठीक है। चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड, कोई बंदे को लेने से पहले आप बंदे की बैकग्राउंड चेक करते हो कि भैया ये बंदा कोई चोर उचक्का तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, ये ठीक है फैक्ट्री में तो हम अगर उसको रख लेंगे तो कोई हमारी फैक्ट्री को नुकसान तो नहीं करेगा, या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे इसने ये काम करता था वहां पे उसने कोई घपला तो नहीं किया, इस तरीके की चीजें, उसका रेफरेंस चेक को हम बोलते हैं, उसको हम रेफरेंस चेक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं एक सिलेक्शन डिसीजन बनता है कि हाँ भाई जिस कैंडिडेट ने
क्या कहते हैं, वो कर लिया, सब चीज क्वालिफाई कर ली, सब बैकग्राउंड चेक हो गया, फिर हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं कि भाई हाँ अब ये हमने क्या कहते हैं, फाइनली हमें सूटेबल कैंडिडेट्स मिल गए हैं। जब इनको हम सिलेक्शन लिस्ट के क्या कहते हैं, सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है, हमारा सिलेक्शन लिस्ट बन जाती है, तो फिर हम उनको चिट्ठी भेजते थे कि भैया आप सिलेक्ट हो गए हो, सब्जेक्ट कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। आप कभी भी अपनी क्या कहते हैं कंपनी में ऐसे बंदों को हायर नहीं करोगे जो बीमार हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी है जो कि औरों को भी लग सकती है एंड ऑल दैट, या कुछ तरीके की चीजें हैं जो कि मेडिकली आप अनफिट हो, और तो फिर आप कभी नहीं रखोगे। तो इस वजह से उसका बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, जब ये सब हो जाता है तब हम उसको जॉब ऑफर देते हैं कि भाई अब तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो, तुम सेलेक्ट हो गए हो, और ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, और इस दिन तुम ज्वाइन कर लेना, है ना। ज्वाइनिंग कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, जनरली रीजनेबल टाइम इज गिवन टू ज्वाइन द, वो कहते हैं ठीक है जी, जब हम तुम्हें आज लेटर इशू करें विद इन 15 डेज या 1 मंथ, जो भी तुम्हारा है, हम क्या कहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस जिसका ऑर्गेनाइजेशन से इसकी बात हुई है, भाई ठीक है जी, मेरे को जहां मैं पहले जॉब कर रहा हूँ वहां नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने का, फिर मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ, तो फिर वो आपको उसी हिसाब से ज्वाइनिंग डेट दे देते हैं कि ठीक है आप इस तरह ज्वाइन करेंगे। फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट, जब आप जॉब एक्सेप्ट कर ले तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसके अंदर की हम बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि क्या कहते हैं, आपके आपके पे अलाउंसेस क्या होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। कल को आप ये नहीं कर सकते कि जी मेरे को तो बताया नहीं उन्होंने और मेरे से इतना इतना काम करा दिया। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि यू कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया वेयर योर कंपनी नीड्स योर सर्विसेज। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो उसको। अब आप कल को आप दिल्ली में काम कर रहे हो, आपको बोलते हैं नहीं जी आप तो अब अगले महीने से आपको बॉम्बे जाना है, वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहते नहीं साहब हमें तो पता ही नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो, है। तो इस वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का साइन होता है। इसमें लिखा है ना, when candidate accepts the job offer it refers to signing of contract of employment while signing the contract of employment, आप क्या कहते हैं, the employer और the candidate exchange their documents, the जो क्या कहते हैं, जब आप आते हो ज्वाइन करने तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे लेके आते हो दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो जो मैंने लिखा था उसके अंदर वो वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्टिशियस लिख लिया उसके अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या कहते हैं, जो अपॉइंटमेंट अगर लेटर में आपको सारा कुछ मेंशन होता है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और ये सब्जेक्ट टू आपका क्लियरेंस कि भाई हाँ ये जो आपने लिखा है सबको हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम आपको फाइनली आपका क्या कहते हैं, आप कंपनी के अंदर ड्यूटीज अपनी ज्वाइन कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, राइट। अच्छा, अब देखो डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या है। रिक्रूटमेंट इज द मीनिंग है वो प्रोसेस टिल इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट, याद रखो। इसमें क्या है, स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग, इसमें सिलेक्शन में सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फ्रॉम and offering them jobs, स्टेज नेचर, ये सब बड़ा वो सेम ही चीज है। मैं मतलब एक तरीके से समरी है ये, इसको मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अपने आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपने बंदे को रिक्रूट किया, सेलेक्ट करा, फिर उसको आपको थोड़ी ट्रेनिंग भी देते हो। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द employee with the required skill to perform the job. The candidates are sent to training so that they can perform the job in the expected manner. Development refers to overall growth of the employee. It focuses on personal growth and successful employees development. Development is much wider in concept as compared to training, as trained is only on the one part of the development. देखो अब क्या होता है कि आपने तो अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट लिए ही है, पर आपको अपने यहाँ जो मशीनरीज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो सारी चीजें हैं, उस पर तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना उसको, है ना। या जो आपके यहाँ कोई सॉफ्टवेयर ऐसा चलता हो तो पहले तो आप उसको ट्रेनिंग दो तभी तो वो काम करेगा। कोई भी चीज आपके यहाँ चल रही है, स्पेशली लोअर लेवल, लोअर क्या मतलब मैनेजर एंड बिलो, जो आपने जिसमें जिसमें बंदे को काम करना है तो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ये कंपनी की जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी तुम्हें क्या कहते हैं हम ट्रेनिंग नहीं देंगे और तुम डे 1 से काम करना शुरू कर दो,
ऐसा थोड़ी कि भाई आप आज से ज्वाइन कर लिया, चलो यू आर प्रोडक्टिव फ्रॉम डे वन, ये करो ये करो ये करो। अरे भाई, जो वो नया बंदा आया है पहले उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे आप, है ना? तो इसको हम पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस कहते हैं, इसको पूरे ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या, सो दैट वो अपनी जो जॉब को अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई ये जो बंदा है वो आपके ऑलरेडी काम कर रहा है, अब आपको लगता है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, इसको हम ये और आगे जा सकता है, तो आप उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखते हो, जिसमें नेक्स्ट लेवल तक पे जाने के लिए उसको जो जो स्किल्स और क्वालिटीज चाहिए होती हैं उसमें आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो। वो डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, है ना? डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कम्पेयर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में तो ठीक है, आपने बंदे को ट्रेनिंग दी और काम खत्म हो गया, पर डेवलपमेंट में आप बंदे की ओवरऑल पर्सनैलिटी, पर्सनल ग्रोथ उसका ध्यान रखते हुए उसको आगे लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग to prepare the books of the account must books of account more faster and accurate. This is called training. Whereas if he is sent for orientation program to improve its motivational and conceptual skills, then it is called development. फर्क नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। इशिता, यस सर। समझ में आ रहा है फर्क? नहीं तो मैं बताऊं, डिटेल में बताऊं। सिद्धार्थ सर एक बार डेवलपमेंट दोबारा समझाना। हाँ, डेवलपमेंट बताता हूँ। देखो, डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि एग्जांपल से समझो। एक अकाउंटेंट है, उसको कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि ये टैली सॉफ्टवेयर, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये टैली सॉफ्टवेयर आया है और इस पे अब हम लोग टैली हमने टैली सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, तो अब तुम हमारी जो सारी बुक्स हैं वो टैली से बनेंगी, तो उस पर ट्रेनिंग दे दे, तो उसको ट्रेनिंग भी भेज देते हैं। समझ गए? वो जाएगा, देखेगा कि एक बंदा होगा, ट्रेनर होगा, उसको बोलेंगे अभी देखो यहाँ तुम्हें अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ता है, ये मास्टर्स हैं, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये क्या कहते हैं, इस तरीके से तुम यहाँ पे ये चीज एंटर करोगे, ये वाउचर यहाँ से, ये अगर जनरल वाउचर है तो ये ऐसे करोगे, ये सारी चीजें तुम उसके अंदर इस तरीके से एंटर करोगे और इस तरीके से यहाँ से रिपोर्ट्स निकलेंगी और इस तरीके से मिल जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग है ना? हाँ, अच्छा। अब एक दूसरा उसका, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं उसको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेज देता हूं, जहां पे हम उसको कहते हैं कि नहीं भी देखो क्या कहते हैं, तुम्हारी मतलब तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं वो अकाउंटिंग के, अब नेक्स्ट हमें ये पता चला कि तुम जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और अगर तुम्हें थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए तो तुम अकाउंटेंट से अकाउंट मैनेजर की पोजीशन पे आ सकते हो, या असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर की पोजीशन पे आ सकते हो। तुम्हारे अंदर ये स्किल्स जो हैं वो अभी हमें और डेवलप करवा देंगे अगर, और तुम सक्सेसफुली उनको कंप्लीट कर लोगे तो हम तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, जो भी उसको प्रोग्राम के अंदर हम उसकी अगर हम उसकी स्किल्स बढ़ाने के लिए ये चीजें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं कि टीम बिल्डिंग का, कि भाई ऐसा है तुम्हें मैनेजर बनोगे तो तुम्हें नीचे टीम मैनेज करनी पड़ेगी, तो टीम बिल्डिंग कैसे होगी, है इस तरीके के, है ना? मतलब कि उसको हम देते हैं कि भाई देखो अपनी टीम को तुम्हें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, उनसे किस तरीके से तुम्हें बिहेवियर करना है, तुम्हें क्या कहते हैं, अगर सपोज करो मार्केटिंग, हमें ये पता लगता है बंदा मार्केटिंग के लिए बड़ा अच्छा है, तो हम उसको एक ट्रेनिंग दे देते हैं डेवलपमेंट उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, कि भाई तुम कस्टमर से कैसे बिहेव करोगे, तुम्हारे क्या क्या एटिकेट्स होने चाहिए, तुम्हें कैसे वो करना चाहिए, इस तरीके का। तो उसका एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, कि भाई क्या कहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और उस पर बहुत ज्यादा स्पेंड करा जाता है, और बच्चे को आई मीन जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफी चीजें ऑर्गेनाइजेशन लेके चलती है, स्पेशली जब उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना होता है तो उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है पूरा।
और अगर क्या कहते हैं कोई सॉफ्टवेयर की नया सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ उसको ट्रेनिंग भी नहीं, तो वो एक तरीके से वो ट्रेनिंग पार्ट हो जाता है। कोई भी चीज का ट्रेनिंग भी हो सकती है और डेवलपमेंट भी हो सकता है। हम और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब नीड फॉर ट्रेनिंग बेनिफिट टू दी oblique benefit of training for organization reduce learning time. A trained employee takes less time in learning the job as compared to untrained. As a result, there's a less wastage of resources and higher productivity in the organization. अब ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि अगर जब ट्रेंड हो जाएगा तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर अनट्रेन हो गया भी तो चलो जी शुरू करो, तो सपोज करो किसी अनट्रेन को तुमने बोला कि प्रोडक्शन शुरू कर दो, तो माल, कच्चा माल जो है, जो रॉ मटेरियल, उसको तो बर्बाद कर देगा वो। और क्या कहते हैं, अगर ट्रेंड हो जाएगा तो क्या कहते हैं वो करेगा, रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज करेगा। बेटर परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये थी ना कि वो जो ट्रेन्ड है बंदा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड। As in the training program, their qualities and capabilities are improved, and employee gets more experience of working on the job before they are actually assigned the job. This improves their performance and efficiency level. ठीक है ना, simple है। Attitude formation, the training and development aims at molding the employees so that they can develop positive attitude for the क्या कहते हैं organization. So and to motivate them to be ready to take the initiative and results in the better support and cooperation among the employees. देखो एटीट्यूड, जब आप ट्रेनिंग देते हो ना तो बंदे को मोटिवेट भी करते हो। देखो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे टीम में ये लोग हैं और क्या कहते हैं, तुम अगर इनसे ऐसे काम कराओगे या खुद ऐसे काम करोगे तो यू विल, I mean you will be benefited in terms of salaries or in terms of bonuses and things like that. वो सारी चीजें उनको, ताकि तुम्हारे मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से मोटिवेट होता है ना कि तुम ये सीखोगे तो क्या कहते हैं, आज तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो क्या कहते हैं, कल को तुम्हें सपोज करो जॉब चेंज करनी है तो तुम्हें ये स्किल आ रखी होगी, तुम्हारे मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी तुम्हारी। इस तरीके का उसको मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेनिंग में है ना, जब उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बंदे के एटीट्यूड को अगर थोड़ा सा मतलब नेगेटिव तो नहीं, मतलब थोड़ा उसको और डेवलप करने का, उसका एटीट्यूड, उसको बोले हाँ तुम्हारी हायर पोजीशन हो जाएगी, तुम्हारे पर तुम्हें कंट्रोल ज्यादा मिलेगा, तो तुम्हें परफॉर्म करना है, इस तरीके से चीजें करते रहते हैं। एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम व्हाइल परफॉर्मिंग various activities in the organization faces various problems such as problem of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction, employee lack of teamwork, etc. through the supervisory level. तो aids in or help solving problem. अब क्या होता है कि ये जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो जब आप ट्रेन कर देते हो किसी बंदे को तो वो ये चीजें पे क्या कहते हैं, और जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उसको आप सॉल्व करने की आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप गए उसके पास, आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है, टीम वर्क हो जाएगा। डिससेटिस्फैक्शन अगर एम्प्लॉइज का है कि यार हमें तो ट्रेनिंग भी नहीं मिली, हम कैसे करें, आप उसके बाद जाते हो कि भाई नहीं इसको इस तरह से कर लो, ठीक है, या तुम या जो ट्रेन बंदा है वो ठीक से नहीं भी कर पा रहा है तो आप उसकी हेल्प करके उसको क्या कहते हैं सॉर्ट आउट कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम। तो ऑपरेशन लेवल पे ये ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल होती है। मैनेजिंग मैन पावर नीड, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव अ स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द स्टाफ इज रेडी and the ready staff is not available. In that case, the organization hire untrained people and train them with the required skill according to the organization. By training, they solve long-term problems of manpower. अब देखो बड़ा सिंपल है ये, मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक टेक्निक का प्रोडक्शन कराना है ना, तो अब क्या कहते हैं रेडी जो स्टाफ है, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट अवेलेबल। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेसिफाइड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड। तो क्या करता है कि अब
देखो कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने कोई नई मशीनरी लानी है उनको। अब उन्होंने ये सोचा कि भाई हम जो नई मशीनरी लाएंगे तो जो पुराने लोग हैं वो एक तरीके से एक लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, और अगर हम उनको हटाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं कि काम को शुरू करने के लिए वो पहले अनट्रेन्ड एम्प्लॉय ले लेते हैं और सीधा उनको उस पर ट्रेनिंग कर देते हैं, सो दैट वो जो नया इक्विपमेंट आया है उसका काम शुरू हो जाए। तो और फिर उसके बाद जो बंदे ऑलरेडी हैं वो उस पर धीरे धीरे ट्रेंड होते रहते हैं। तो दिस वे दे सॉल्व द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो क्या हो गया, उन्होंने अपनी मैन पावर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, अनट्रेन्ड लोगों को लेके उसको ट्रेनिंग दी और जो वो काम शुरू करवा दिया, और जो पुराने एम्प्लॉयज थे जो कि डिफरेंट उसमें काम कर रहे थे उनको धीरे 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 उसमें ट्रेन कर, तो इसलिए उनको लॉन्ग टर्म मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग का है ना कि उसमें टू अडेप्ट जो चेंजेस वगैरह होते हैं उसको मतलब बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं लोग। कोई भी चेंज, कहीं पे भी कोई चेंज होगा है तो ट्रेंड बंदा जो है वो फट से उस चीज को अडेप्ट कर लेगा। उसको क्या कहते हैं, क्योंकि उस ऑलरेडी ट्रेंड है, वो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, सपोज करो एक मशीनरी थी उसमें उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली थी। अब जिस कंपनी से मशीनरी खरीदी उन्होंने उसका नेक्स्ट एडवांस वर्जन भेज दिया आपके पास है, तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को तो क्या कहते हैं ये आता ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, मैं अपने आप सीख करके इसको कर लूंगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। और किसके प्रॉब्लम, ये देखो यहाँ पे लिखा ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में क्या, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिड्यूसेस लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स एंड हेल्प टू अडैप्ट चेंजेस। और फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू बेटर कैरियर ऑप्शन, जो एम्प्लॉइज के लिए कितना फायदा है, अर्निंग मोर अर्निंग्स है, बूस्ट अप द मोरल, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि अगर जो आप ट्रेंड हो गए तो आपको क्या कहते हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो गया। अगर अदरवाइज अनट्रेंड हो गए तो आई मीन डिपेंडिंग अपॉन द मशीनरी, इस तरह की मशीनरी अगर इट इज उस लेवल पे कि भाई अगर आप उसको ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो अपने आप को आप शायद चोट पहुंचा सको, तो इस तरीके से ट्रेनिंग मिली है तो आप वो चीज नहीं करोगे। आपको ट्रेनिंग बताया जाए कि इसको ऑपरेट ऐसे करना है, इतना दूर रहना है, ये बटन प्रेस करना है, यहाँ करना है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो ये फर्क है। कोई क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ कोई भी चीज? नो सर। सर जो टॉप लेवल पे है वहां पे भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? कहाँ पे बेटा? टॉप लेवल पे। हाँ देखो बेटा, ऐसा होता है कि वहां पे 99% जो लोग आते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते, उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कोई जीएम लेवल है, जीएम लेवल टॉप लेवल पे है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये फील करती है कि हम इसको सीईओ बना देंगे, जो क्या कहते हैं एक उससे ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भेजते हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की ट्रेनिंग क्या, उसको ट्रेनिंग नहीं बोलते, उसको डेवलपमेंट। उसको क्या उसके उसमें क्या होता है कि देखो जी ऐसा है, आप जब सीईओ लेवल पे आओगे तो आपको इन इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये चीजें आपको, आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा, आपको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप मतलब वो आपको ना एक तरीके से आपकी डेवलपमेंट करते हैं उस लेवल के ऊपर कि आप उस लेवल के लिए फिट हो जाओ। बट जो ट्रेनिंग नॉर्मली होती है लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे होती है, मिडिल लेवल पे भी कम होती है, बट ट्रेनिंग एज सच जो टॉप लेवल पे वो नहीं होती, क्योंकि उनको मशीनरी और उससे काम थोड़ी करना था, उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक जनरल मैनेजर है, उसको सीईओ बनाना है। वो जनरल मैनेजर लेट से सेल्स का था, सेल्स वाला बंदा था, उसको पूरी सेल्स में कंपनी को उसने बहुत फायदा करा दिया, ये करा, उसको बड़े बड़े ऑर्डर्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, काफी उसने काफी काम करा। अब उसको कहा कि भैया ठीक है यार आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, हम आपको सीईओ लेवल पे हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं। तो अब सीईओ लेवल पे क्या होता है बच्चे कि उसको सेल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको थोड़े बहुत अकाउंट्स भी आने चाहिए, उसको थोड़ा बहुत आईटी
में कभी आना चाहिए कि आईटी की कौन कौन सी रिपोर्ट्स यहाँ से आती हैं, ओवरऑल कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, रिपोर्टिंग किसे, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के बारे में सब अंदाजा होना चाहिए। तो उसका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है जिसमें अकाउंटिंग की उसको बेसिक नॉलेज देते हैं कि भाई देखो बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखते हैं, इस तरीके की चीजें उसको बताते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन मतलब नहीं, आई शुडंट यूज द वर्ड ट्रेन, क्योंकि उसकी कोई मशीन तो ट्रेनिंग होती है, उसको ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो पहले वो बंदा सिर्फ सेल्स के बारे में जानता था, है, अब उसका प्रमोशन जब सीईओ लेवल पे हो जाएगा तो उनको इसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम रख लेते थे और उसमें उसकी इस तरह की स्किल्स को वो डेवलप कराते थे कि देखो जब तुम सीईओ बन जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए और देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, है ना। तो ये होता है, ठीक है। इज इट क्लियर इशिता? यस सर। है ना, ठीक है, गुड गुड। यू आस्क क्वेश्चंस बेटा, जहां नहीं समझ में आया ना बेटा मेरे को बताओ, मेरे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, कैरियर ऑप्शन सब हैं, अर्निंग मोर तुमने अभी देख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सिंपल है। जैसे ट्रेनिंग तो एक क्या टीचिंग स्किल्स ओनली है, डेवलपमेंट कंसेप्ट टीचिंग स्किल्स ह्यूमन एंड कंसेप्ट ह्यूमन कंसेप्चुअली। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता था, कुछ लोगों को सिखाते थे जैसे कि भाई ईमेल कैसे लिखते हैं, कि भाई नहीं हमें ये उसमें उसका ये पर्पस होना चाहिए, उसमें भी क्लियर होना चाहिए, उसमें आपको क्या चाहिए सब मेंशन करना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये उसका डेवलपमेंट है। वेयर एज एक टैली के प्रोग्राम में या एक क्या कहते हैं ईआरपी होता है, एसएपी ईआरपी, इस तरह की कोई या टेक्निकल उसमें उसको ट्रेन करा जाता है कि भाई तुम्हें ये बटन प्रेस करोगे तो ये होगा, ये तीसरी तुम्हें ये होगा, इस तरीके से वो टेक्निकल चीज होगी स्किल के। ये मशीन चलानी है तो तुम्हें इसकी ट्रेनिंग दे देते हैं कि देखो यहाँ से ये बटन प्रेस करोगे, यहाँ से ये इनपुट होता है, रॉ मटेरियल जाता है यहाँ पे, इस तरह से होता है, इसकी एक ट्रेनिंग होती है। और डेवलपमेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना। तो डिफरेंस समझ रहे हो? तो अगर तुम ये पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें सारा चीजें समझ में आ जाएगी, और कोई पॉइंट नहीं समझ में आता मेरे को बता दो, तो पढ़ लो जल्दी से। देखो, अब ट्रेनिंग के लिए मेथड क्या यूज करते हैं, इन ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड। मतलब ये हुआ कि आपको काम करते करते आप काम सीखते हो, वो ट्रेनिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे लोग होते हैं, आप देखते हो काम कैसे हो रहा है, फिर आप उसमें आप वहीं आपका ट्रेनर होता है, ओके चलो इसे थोड़ा काम ये करो, अच्छा अब तुम यहाँ पे इस लेवल पे करो, धीरे 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 करके वो आपको पूरी तरीके से ट्रेन करता है और आप उसके अंदर फिर काम करने शुरू कर देते हो। तो ये तो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है कि जॉब वाइल यू आर डूइंग द जॉब यू आर लर्निंग साइड बाय साइड ऑल्सो, कि आपने क्या कहते हैं जो भी काम है वहीं पे उसी डिपार्टमेंट में वहीं बैठ के पूरा काम किया, और क्या कहते हैं सीखते भी सीखा भी आपने, और क्या कहते हैं पैसे भी कमाए। मतलब ऑब्वियसली ऑन द जॉब है ना, आप तो ट्रेनिंग भी कर रहे हो। उनको भी क्या है कि एक बंदा ट्रेन हो रहा है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि एक बंदे को कहते हायर कर लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है जो तुम अब ये क्या कहते हैं इसकी स्क्रीन बनाओ, या इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो। जहां को तकलीफ आती है तो जो उसका बॉस है उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो डेवलपमेंट में क्या है कि इन डेवलपमेंट ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड। मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि उस बंदे को जो उसके ऑपरेशन से दूर ले जाते हैं, किसी होटल में, रिसोर्ट में, या कोई क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है। जैसे किसी बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में समझाना है कोई, तो उसको हम एक जैसे आईएम्स वगैरह में ना, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वगैरह, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलते रहते हैं डेवलपमेंट के लिए, कि भी मैनेजर स्किल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो वो तो कंपनी वाले उसको वहां पे भेजते कि ठीक है ये हफ्ते भर का या 10 दिन का या 15 दिन का प्रोग्राम है, तुम लोग जाओ यहाँ पे और यहाँ से ट्रेनिंग लेके आओ। तो ये ऑफ द वो अपने ऑफिस से दूर चला जाता है। इशिता क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हो गया, चलो। सिद्धार्थ, हाँ सर, मेरे को क्लियर हो गया सर। सारे 9 के 9 मैं पूछूं कोई सा भी हाँ हाँ, ओके। है? यस। अच्छा, ये 8 नंबर पॉइंट बताओ सिद्धार्थ, ड्यूरेशन में।
अच्छा 8 मुझे लगा 8, हाँ, ओके। 8। अच्छा, जो मतलब जो ट्रेनिंग होता है, जो होता है, ये कम समय का प्रोसेस होता है, ये काफी जल्दी खत्म हो जाता है। और क्यों? इसका जो टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, एक जो एम्प्लॉय तो होता है, हाँ, एक जो एम्प्लॉय है उसको हम किस क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट नीड है, उसके बिहाफ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो क्योंकि हाँ, इस वजह से, क्योंकि प्रेजेंट बिहाफ पे ट्रेनिंग अभी क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चाहिए उस हिसाब से क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, फिक्स्ड होती है और सर्टेन होती है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। और हेलो, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। और अच्छा। फिर डेवलपमेंट में क्या होता है, क्योंकि इसमें हम एम्प्लॉय का क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय की हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, क्या हम्म। कहते हैं उसका, गुड। हम क्या कहते हैं, उसकी उसकी स्किल्स को बढ़ा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, हम्म। उसको ऐसा ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते कि आपको ये चीज आनी चाहिए तो आप इस चीज की ट्रेनिंग लो, हम उसका ऐसा ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ये फॉर एज अ काइंड ऑफ फॉरएवर होता है, ये क्या कहते हैं, एंड नहीं होता ये प्रोसेस, क्योंकि किसी चीज का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट कभी एंड हो ही नहीं सकता, और डेवलप होती सकती है, डेवलप होती है, ग्रोथ होती करेक्ट। जाती है। गुड, गुड, गुड आंसर, गुड आंसर। यस, बस बस थोड़ा सा ये है कि जो ट्रेनिंग में शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि भाई हमारा फिक्स है कि जिस दिन तुम्हें ये मतलब ये चीज आ जाएगी, इस प्रोसेस को प्रोडक्शन का कोई एक तो उस मशीन पे तुम काम करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। कि हमने उस ट्रेनिंग में पता है कि भाई फर्स्ट डे तुम्हें हम यही सिखाएंगे, थर्ड डे, सेकंड डे ये, थर्ड डे ये, 10 दिन की ट्रेनिंग में तुम्हें ये चीज ट्रेन कर देंगे, और तुम बिल्कुल 11वें दिन तुम ये पूरा काम अपने आप करने शुरू हो जाओगे। तो एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है ना। वेरएज जो तुम्हारा डेवलपमेंट है उस वो तो नेवर एंडिंग है। आज मेरे को उन्होंने स्किल की ट्रेनिंग दी, फिर मेरे को उन्होंने और रियलाइज किया नहीं है इसके अंदर और पोटेंशियल है, ये तो और बढ़िया कर सकता है, इसको हम नेक्स्ट लेवल के लिए और ले जाए, तो फिर एक ट्रेनिंग में, फिर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेज देते हैं। फिर इस तरीके से उसको उसकी उसकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है इशिता, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अभी क्या था, हमने पढ़ा था ट्रेनिंग के बारे में। अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और एक ऑफ द जॉब होती है। ऑन द जॉब मैंने जिससे अभी बताया था तुम्हें कि when the employees are trained while they are performing the job, it is known as on the job training. Under this method, the employee learns by doing. This method is suitable only for technical jobs, and the advantage of this method is employees can learn the practical problem while working on the job. The biggest disadvantage of the ongoing on-the-job training is that it results in wastage of resources. Wherever employees are dealing with expensive, sophisticated machinery, then on-the-job training should be avoided. कोई प्रॉब्लम है? एक्सप्लेन करो वरना। नो सर। इशिता, नो सर। है ना? ठीक है। ऑफ द जॉब भी ट्रेनिंग सिंपल है, बिकॉज देखो ऐसा ना होता कि क्या कहते हैं, जब नया बंदा अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेगा तो थोड़ा वेस्टेज तो करेगा ही, क्योंकि उसको कभी ट्रेन नहीं है, तो रिसोर्सेज उसके जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है, जो कि अनट्रेन्ड बंदा अगर हैंडल करेगा तो वो खराब हो सकती है, तो उसको हम लोग ऑन द जॉब नहीं देते हैं। अच्छा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग them away from their work, which means employees are given a break from the job and sent for training. This method of training is more suitable for managerial job position, as conferences, seminars are held to train the managers. ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तो मैं एग्जांपल और भी दे दूं मैं। ओके, जैसे क्या कहते हैं, तुमने देखा होगा कि जो पायलट्स होते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिमुलेटर्स पे दी जाती है, फ्लाइट सिमुलेटर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ्लाइट सिमुलेटर एक तरीके की मशीनरी होती है, उसके अंदर बिल्कुल कॉकपिट जैसा जो जो फ्लाइंग करते हैं पायलट्स, उनके जैसे कॉकपिट होता है, यहाँ पे बैठ के वो लोग फ्लाई करते हैं, तो बिल्कुल सेम अंदर अंदर इन्वायरमेंट होता है, और उनको उस पर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि मान लो कहीं गलती करते हैं वो, तो एटलीस्ट कुछ होगा, थोड़ी मशीन है वो, तो फिर क्या कहते हैं उसमें उनको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब वो धीरे धीरे करके जब ट्रेंड हो जाते हैं तभी उनको क्या कहते हैं फ्लाइंग करने देते हैं, है ना। तो ये मतलब वो रिस्क कभी नहीं ले सकते कि ये किसी अनाड़ी बंदे को कहते भी ठीक है जी हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम फ्लाई करो और अपने आप तुम क्या कहते हैं गलती करके सीख जाओ। अरे एक गलती करी तो पता चला उसने क्रैश ही कर दिया। आप समझ गए एग्जाम्पल? समझ रहे हो बेटा? एग्जाम क्या कहते हैं ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब का?
इशिता, सर, यस सर। है ना? तो आप कभी गूगल पे टाइप करो फ्लाइट सिमुलेटर्स कैसे होते हैं, तो वो एक पूरा एक तरीके से कॉकपिट टाइप ही होता है, उसके अंदर बाकायदा वैसी साउंड आती है, वैसी उसके हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे होते हैं, तो इस तरीके से वो होता है। तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा इसको क्या कहते हैं, बटन को प्रेस करने से ये होता है, इसको ये होता है, ये होता है, और गलती भी करते हैं वो तो उसका कुछ हार्म नहीं होता है। वो एक जब ट्रेंड हो जाते हैं तो वो ये चीज ऑफ द जॉब है, ऑफ ट्रेनिंग है, उसके बाद वो ऑन द जॉब हो जाते हैं, उसके बाद तो ऑब्वियसली वो काम वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, और दूसरा ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उनके लिए मैनेजर लेवल पे होती है, जहाँ पे हम उनके लिए अलग से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह रखते हैं, और क्या कहते हैं, सो दैट एटलीस्ट एक जो मैनेजरी लेवल पे है ना, तो उनको कोई ऐसा मशीन पे तो काम करना नहीं होता, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग से सेमिनार वगैरह होती है उस पे होता है उनका, है ना? उनको अलग से ले आते हैं, और क्योंकि उनका जो वो मेथड है जो उनको समझाना है, वो इट्स मोर फ्रॉम द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव रादर देन एक्चुअली ट्रेनिंग ऑन द मशीन्स, कोई भी चीज पे, है ना? जहाँ पे आप बाकायदा लोअर लेवल के लोग तो मशीन पे काम करते हैं ना बेटा, जो मैनेजर लेवल पे वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करना उनका काम होता है, लोगों को डायरेक्ट करना काम होता है, उनका कंट्रोल करना काम होता है उनका, इस तरीके की चीजें, तो उनकी वो ऑफ द जॉब होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ठीक है, क्लैरिटी है? ठीक है, इसका हाँ बोलो। जैसे कि अब ये मैनेजर्स को हमने कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स पे तो ट्रेनिंग दे दी, बट हाँ उन्हें फिर अपने जो अंडर लोग काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स, उनसे भी तो डील करना पड़ता है ना, तो उन्हें हाँ फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी तो दी जाती होगी। हाँ, देखो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पर क्या होता है बच्चे कि जब जो एक बंदा है वो मैनेजर लेवल पे है, तो उसको उसका जॉब क्या है कि जो लोग हैं वो काम करते रहें, प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड है वो होती रहे, और अगर नहीं हो रही है तो वो उसमें इंटरवीन करके उस पर करेक्टिव एक्शन ले, सो दैट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम ना आए। मैं प्रोडक्शन के एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि उसी से उसका जजमेंट होता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। अब आप ये कह सकते हो जरूर कि भाई अगर उसको नीचे का नहीं पता होगा कि ये काम कैसे होता है, तो वो अपने ऊपर जो मैनेजर बन जाएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसको लोग क्या कहते हैं, क्या क्या मतलब उसको सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या उसको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। तो यस, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैनेजर सीनियर मैनेजर होते हैं वो ऑलरेडी उससे पास हो चुके होते हैं, अपनी स्टार्टिंग के कैरियर में उन्होंने ये सारा काम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो तभी वो धीरे 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 इस लेवल पे आ जाते हैं। तो उनको जो बंदे काम कर रहे हैं ना, उनको वो मतलब वो बंदे उस बंदे को बेवकूफ नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का सर इस मशीन में इसमें तो काम करने में सब 2 दिन लग जाएंगे, कहते क्यों 2 दिन लगेंगे, इसमें तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, देखो 1 दिन का काम है ये। तो वो बंदा समझ जाए कि हाँ भाई मैनेजर को हमारे पता है सारा कुछ, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, कोई नई मशीनरी आती भी है तो वो ओवरऑल देख लेते कि हाँ भाई, क्योंकि अल्टीमेटली देखो उसका जो मैनेजर का काम है वो एक डिफरेंट रोल है, और एक जो वर्कर का काम है वो एक डिफरेंट वर्कर उसका है। हालांकि उसके ऊपर सुपरवाइजर है, उसको और लोग हैं, तो वो सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर डायरेक्टली थोड़ी एक वर्कर से बात करता है, तो बीच में काफी लेयर्स होती हैं। तो जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिफरेंट तरीके की है, और जो नीचे के बंदे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट तरीके की है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स हैं और कितना क्या कहते हैं कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेसिस के ऊपर उसका वो होना चाहिए। बट यस, यू आर राइट, इन सम केसेस जो मैनेजर है टेक्निकल मैनेजर, उसको नीचे पता होना चाहिए कि इस जॉब के अंदर कितना टाइम लगता है या ये कैसे होती है, सो दैट जब उसके सामने कोई सिचुएशन आए तो उसको हैंडल कर सके, और कोई इसको क्या कहते हैं बेवकूफ ना बना सकते कि जी सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो ऐसे होगा, इसमें ये होगा, ये सब चीजें उसको क्या कहते हैं ये चीज को वो हैंडल करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आंसर हुआ तुम्हारे क्वेश्चन का? नहीं यस समझ सर। में? हाँ नहीं समझ तो दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर इफ इन केस यू स्टिल नॉट क्लियर। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सिद्धार्थ, सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हाँ, हेलो हेलो, यस सर, यस सर। इसने क्या पूछा था? ईशा ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी?
कि सर किसी किसी जॉब में एज अ मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि पायलट्स होते हैं, उन्हें एज अ उनका एक काइंड ऑफ सिमुलेटर होता है, और वो एग्जैक्ट एज अ गो टू विद मतलब एज अ गो टू जॉब नहीं होता कि ऐसा जॉब सीधा जॉब में डाल दिया और वो ऐसा सीख रहे हैं। तो ऐसा हर जॉब में नहीं होता, किसी किसी जॉब में जॉब करते करते भी ऐसा। हेलो। हाँ, नहीं ईशिता ने ये सवाल तो नहीं पूछा था। ये तो मुझे ऐसा नहीं पूछा था। नहीं ईशिता तो आपने ये सवाल पूछा था कोई मेरे से क्या? आपने आपने वो तो कुछ और पूछा था ना ईशिता। वो तो एग्जाम्पल बता रहा है जो आपने दिया था। तो मैंने एग्जाम्पल बता रहा तुम्हें, जो मैं अभी इतनी देर से ईशिता को समझा रहा था तो आप तो सुन नहीं रहे थे इसका मतलब है सिद्धार्थ? हाँ यस। तो गलत बात है ना भाई, हम लोग बैठे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो अटेंशन देना पड़ेगा ना, अदरवाइज हाँ फायदा क्या हाँ। होगा, है ना? यस। है ना? तो इशिता ने एक सवाल पूछा था कि क्या मैनेजर्स को भी टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसका मैंने एक आंसर दिया था। वो आंसर भी फिर नहीं पता होगा कि क्या क्या आंसर दिया था मैंने, है? ये सिद्धार्थ ध्यान दो बेटा, ऐसे नहीं है ना, हाँ एफर्ट कर रहे हैं हम लोग सब लोग मिलके, सो दैट एटलीस्ट आप लोग सारा समझ सको, फायदा क्या हुआ, है ना? देखो अब इसी तरह कितना अच्छा सवाल पूछा कि जी जब तक मैनेजर को नीचे के लेवल का नहीं पता होगा तो उसको तो ट्रेनिंग मिली नहीं है, तो वो कैसे जज करेगा कि नीचे काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है ना? तो इसका आंसर ये है कि एक तो मैनेजर लेवल पे के से वर्कर लेवल के बहुत सारी वो सीढ़ियां होती हैं, स्टेप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, तो वो काम नीचे वाले का है। और मैनेजर का लेवल मोर फ्रॉम द प्रोडक्शन, की हाँ प्रोडक्शन ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सबकी कोई कोई अगर इशू है तो उसको सॉल्व करना, मैनेजमेंट टॉप लेवल की मैनेजमेंट की बात नीचे लेवल पे कन्वे करना, इंश्योर करना कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट कर रहे हैं। तो बट एट द सेम टाइम नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वो उसी लेवल से नीचे से ऊपर आते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ भाई इस चीज में कितनी स्किल्स लगनी है, क्या लगना है, और उसको कोई जो है वो उसको गलत बात नहीं बता सकता। उसको पता है कि हाँ भाई अगर ये चीज ऐसी है तो उसके अंदर इतना टाइम लगेगा, और ये उसको जब कोई नई भी चीज होगी तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि हाँ भाई इसमें ये चीज होती है, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, वो उस हिसाब से उसको अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा। उसको जरूरी नहीं कि उसको एक एक चीज पूरा मशीन चलानी आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, है ना? तो ये है। ठीक है इशिता बेटा, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक है ये क्या कहते हैं, द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक फॉर ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब मेथड्स आर अप्रेंटिस प्रोग्राम ट्रेनिंग। द वर्कर सीक्स द एंटायर, बिल्कुल अप्रेंटिस होते हैं ना, जो कि साथ साथ सीखते भी जाते हैं, ऑब्जर्व करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। द वर्कर सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब आर सेंट टू फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन which it is on the job method of training. In the apprenticeship program, a master worker or a trainer is appointed who guides the worker or learner regarding the skills of the job. The master worker performs the job and the trainee learner observes him performing. देखो ना, एक ट्रेनर को रख देते साथ में, वो करता रहता है, ये जो 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 ट्रेनी है वो देखता रहता है कैसे करता है। When the learner learns all the skills, then slowly he starts taking up the job step by step, and master worker becomes his observer. अब वो क्या होता है कि जैसे हम लोग पायलट को ट्रेनिंग देते थे, तो क्या कहते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होता था वो पहले बताता था कि देखो ये बटन ऐसे दबता है, ये बटन ऐसे दबता है, ये बटन ऐसे होता है, फिर उसके बाद उसको फ्लाई करके दिखाता था एयरक्राफ्ट को, दिखाता देखो ऐसे अगर पुल करोगे फिर स्टिक खींचोगे तो टेक ऑफ कर जाएगा एयरक्राफ्ट, इस तरीके से आओगे लैंड कर जाएगा, इस तरह से सिखाते थे। फिर उसको कहते थे कि अब क्या कहते हैं, तुम एक चीज का सिर्फ टेक ऑफ करो, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में होता था, तो अगर कोई गलती भी करता है तो वो क्या कहते हैं उसको संभाल लेता है। इस तरीके से जो पहले ऑब्जर्व जो ट्रेनी पायलट है वो पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जब वो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत उसको आ जाता है, फिर जो इंस्ट्रक्टर था वो कहता है तुम चलो, अब तुम क्या कहते हैं टेक ऑफ करो, है या आई मीन फ्लाइंग करो, है ना? ठीक है। So when the trainee become perfect in the job, then master worker goes and trainee gets full charge of the job position. ठीक है ना?
जब ट्रेनिंग को पूरी ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर उसको जो मास्टर वर्क है उसकी अब जरूरत नहीं है ना, सारा जॉब कर लेते हैं। इट इज सुटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटर द स्किल लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड आयरन वर्कर्स, है ना। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो गया। आपने देखा होगा ना कि जैसे आपने घर में कोई काम वाम कराओ तो एक मिस्त्री होता है, उसके नीचे साथ में एक वर्कर होता है, वो देखता रहता है कि हाँ उस्ताद कैसे काम कर रहा है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके का ही यही है ना। फिर होता है इंटर्नशिप। Internship is an agreement between the professional institute and the corporate sectors when professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them to a professional institute. Under this training program, the organization gets people with fresh ideas and latest knowledge on the companies have to pay a very less amount. अब क्या होता है कि इंटर्नशिप होती है, आपने देखा होगा कि आपने अगर एमबीए करी है या बीटेक करते हैं लोग और जॉब में जाना चाहते हैं, या आपने देखोगे सीएस को, जो सीए करते हैं वो क्या कहते हैं, जाते हैं सीए के जो कंपनीज हैं जहाँ पे सीए लोग ऑडिट वगैरह करते हैं, तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। और वो एक तरीके से इंटर्नशिप होती है उनकी कि भाई ठीक है, हम क्या कहते हैं देखेंगे, काम सीखेंगे, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो कम से कम प्रैक्टिकल नॉलेज हमें हो जाएगी, और हम मतलब हमें रियली पता चल पाएगा कि हाँ जो हमने सीखी चीजें वो हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। और साथ साथ वो, क्योंकि वो बंदे थोड़े से बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हैं और उनके मतलब कोई बैगेज उनके पास नहीं होता पीछे कैरी करने के लिए, इन द सेंस की मेंटली, तो वो अब नए नए आइडियाज देते रहते हैं कि अच्छा नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा भी रहता है। और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग होते हैं वो तो इंटर्नशिप पे आए होते हैं, तो वो 6 महीने का, 3 महीने का, चाहे डिपेंडिंग अपॉन, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन 2-3-4 महीने में वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम भी कर देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को उनको जो है वो एक तरीके के कन्वेंस अलाउंस वगैरह कुछ तरीके का दे देती कि भी थोड़ा चलो ठीक है, तुम लोग क्या कहते हैं आते हो ऑफिस में हमारे और हमें भी थोड़ा हेल्प कर रहे हो, तो हम तुम्हें थोड़ा सा पे कर देते हैं, है ना। तो ये इंटर्नशिप होती है। हाँ इशिता बोलो, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? कुछ नहीं सर। ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके, है ना? यस ठीक है, सर। समझ में आ गया इंटर्नशिप सिद्धार्थ? यस सर। यस सर, यस सर। चलो, इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब क्या होता है कि जब बंदा ज्वाइन करता है इंडक्शन और प्रोग्राम, और अब क्या होता है कि जैसे ही बंदा ज्वाइन करता है तो उसको तो पता नहीं कि कौन उसका बॉस है, कौन उसका क्या कहते हैं टीम में काम करेगा, कौन उसका वो कितने लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, ये सब चीज का एक इंट्रोडक्शन होता है। तो और उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कंपनी में ये डिपार्टमेंट्स हैं, इसके ये हेड्स हैं, और क्या कहते हैं मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस पोजीशन में ज्वाइन किया, सीनियर लेवल पोजीशन पे ज्वाइन करे तो उनका पूरा ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें उनको समझाया जाता है कि देखो जी ये हमारी कंपनियां हैं, इसके अंदर ये इस तरह से काम होता है, ये हमारा हमारा अभी प्रॉफिट इतना है, हमारा ऑब्जेक्टिव इसको नेक्स्ट ईयर तक 20% ज्यादा सेल करने का है, ये वो सारी चीजें उसको बताते हैं। ये हमारी टीम है, ये हमारी ब्रांचेस हैं, ये हमारी फैक्ट्रियां हैं, ये वो सारी चीजें बताते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे बंदे ने ज्वाइन किया है न्यू कमर को, तो उसका एक इंडक्शन और एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें सबसे मिलता है, वो एचओडी से मिलता है एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह से मिलता है, उनसे समझता है, वो लोग उसको बताते हैं कि देखो जी हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो उसको एक ओवरऑल अंदाजा हो जाता है कंपनी के बारे में, है ना। ठीक है, तो और से फिर क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है कि भाई आप एक दूसरे से आपके क्या कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, शाइनेस खत्म हो जाती है, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, नए बंदे के अंदर, है ना। उसको लगता है कि हाँ यार ऑर्गेनाइजेशन ने तो मेरे को 1 महीने का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे भेज दिया, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन कितना मेरी टेक केयर कर रही है कि 1 महीने तो मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कमा के भी नहीं दिया, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को चाहती है कि मैं अच्छी तरह सारी चीज समझूं, सो दैट जब मैं काम करूं तो सारा ठीक तरीके से काम कर पाऊंगा, है। तो और इससे क्या होता है कि जो क्योंकि वो सबसे मिल चुका होता है, तो इसलिए कभी भी बात करनी होती है, कुछ उसको पूछना होता है, या उन लोग को कुछ इनसे नए बंदे से पूछना होता है, तो आपस में उन लोग का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई जो कहते हैं ना कि आपका हेजिटेशन जो है वो एक दूसरे से रिमूव हो जाता है, और क्या कहते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी सोचती है कि भाई नया बंदा आया है तो उसको हमें कंफर्ट लेवल दें, उसको स्पेस दें पहले,
कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट हो, यहाँ पे सबसे बात करे, है ना। ऐसा ना हो कि आते हम उसको कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है भाई अब चलो तुम कल से प्रोडक्शन पे लग जाओ, तो वो क्या कहे, तो ये तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा पर उसके लिए, है ना। कि उसको क्या कहे, ऑर्गेनाइजेशन तो कोई बड़ी बड़ी बेकार ऑर्गेनाइजेशन है कि मेरे से फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं काम शुरू करूंगा उसका, क्योंकि मेरे को तो अभी कुछ पता ही नहीं कौन किससे बात करनी है, क्या करना है। तो उसके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप नहीं हो, इस वजह से करते हैं। और उसको एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कि भाई यहाँ पे कहाँ पे आपका क्या कहते हैं कैफेटेरिया कहाँ पे है, कंपनी के रूल्स क्या है, ये वही सारी चीजें, रेस्ट पीरियड कौन से, ये सब चीजें उसको पूरी समझाई जाती हैं जब उसका इंडक्शन या ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये इंडक्शन ओरिएंटेशन तभी होता है जब बंदा ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद का प्रोसेस सही है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई है? आगे चले? हाँ हाँ। यस सर। फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉलोइंग ब्रीफ हिस्ट्री, और ये सब पूरा एक है, पढ़ लेना, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, है ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है वर्स्टिब्यूल स्कूल। अब क्या होता है कि जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, कॉमनली ऑफ द जॉब में होता है। अब मान लो एक डायमंड कटिंग मशीन है, ठीक है। अब डायमंड कटिंग मशीन में किसी बंदे को ट्रेन करना है? तो क्या सीधा एक अनट्रेन्ड बंदे को ट्रेनिंग उस पर दे देंगे कि लो ये डायमंड और काट लो उसको और क्या कहते हैं सीख लो, या हम तुम्हें सिखा देते हैं? नहीं करेंगे ना इशिता, यस सर। समझ रहे हो बेटा, एग्जाम्पल समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहां पे आप किसी बंदे को एक्सपेंसिव मशीन पे या एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल पे या किसी इस पे अगर काम करवाना है उसको, तो हम क्या करते हैं उसकी एक मॉडल मशीन तैयार कर लेते हैं कि भी पहले तुम इस पे ट्रेनिंग लो। जैसे सिमुलेटर्स है, सिमुलेटर एक मॉडल ही तो है कॉकपिट का, यस सर। ठीक है ना। तो उसको हम उस पर ट्रेनिंग देते हैं सो दैट वो जब आप जो एक्चुअल मशीन पे काम करे तो ठीक से काम करे, लॉसेस ना हो। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली हम उसको ट्रेनिंग उस पर दे देंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे देंगे, तो वो हो सकता है आपका रॉ मटेरियल खराब कर दे। अब तुम पढ़ लो उसको, तो क्या लिखा है। Vestibule school means the duplicate model of organization. Generally, when the expensive and delicate machines are involved, then employees avoid using on-the-job method of training. The dummy model of machinery is prepared, and instead of using original machinery, employees are trained on a dummy model. Sometimes the accountants who have trained. For example, क्या है कि क्या कहते हैं एम्प्लॉय उसका अकाउंटेंट को कैश रजिस्टर की एंट्री करनी है, सब इन्वेंट्री एंट्री करनी है, तो सीखने के लिए उसके लिए एक डुप्लीकेट क्या कहते हैं डुप्लीकेट कैश रजिस्टर लगाते हैं कि तुम जो मर्जी तुम्हें करना करो, कम से कम अकाउंट से इफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि अगर तुमने गलत एंट्री कर दी अकाउंट में डायरेक्टली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक डुप्लीकेट डमी रजिस्टर ला के रख देते हैं, कैश रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं मशीन होती है वो भी। उसमें वो एंट्री मार के देखता रहता है, हाँ अभी किस तरह से बिहेव हो रहा है, कैसे जा रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे बिल निकल रहा है, क्या सब चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। तो उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल है। ठीक है, ये नहीं समझ में आता मैं दोबारा समझा देता हूँ। वाला इशिता समझ आ गया सर। सिद्धार्थ यस आगे समझ। ठीक है, चलो फिर ये तो हमारा अब आज का चैप्टर खत्म भी हो गया। और नेक्स्ट में हम लोग करेंगे स्टाफिंग का पूरा हो गया, डायरेक्टिंग। हम लोग डायरेक्टिंग स्टाफिंग का खत्म हो गया सारा कुछ, है ना। पढ़ लो अच्छी तरीके से, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा जरूर सवाल, तो उसमें से सवाल तो आते ही है, तुम लोग इसमें से देख लो कि, और वो सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा कुछ, है ना। ठीक है,